yeah, Rohit, I mean, you have a long journey and of different scholarships, यस से लेके जेपिस से लेके आप ऑक्सफोर्ड और आईएस का जो है। तो आई मीन, आई पर्सनली एम क्यूरियस ऑफ योर जर्नी कि कैसे स्टार्ट हुआ। और ऑलरेडी आई मीन वी हैव रिटन इन योर इंट्रोडक्शन, लेकिन मजीद इसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्चुअलाइज कर देते हैं कि कहाँ से आपकी ग्रोथ हुई और कैसे फिर यस तक कैसे पहुंचे। चलें जी, बहुत शुक्रिया महमूद भाई, पहले तो हमें इनवाइट करने के लिए। आई होप कि जो लोग हमें सुन रहे हैं या फिर हमें ज्वाइन करेंगे बाद में, हमारा आइडिया यही था कि जो 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 जर्नी हम जिस जर्नी के थ्रू हम गए हैं वो शायद लोगों तक पहुंचे। और क्योंकि एक रिलेटेबल जर्नी है सबके लिए, स्पेशली नॉर्थ नॉर्थ में जो लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा ही है। तो मैं शुरू में मेरे ख्याल में मुख्तसरन जो है ना एक आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से हम कहाँ गए, और फिर देन जनरली हम जो स्कॉलरशिप्स या फिर एडमिशन्स वगैरह की तरफ आएंगे। और उसमें अगर किसी के सवालात हैं तो उसको फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो चित्राल से है। चित्राल के एक दूर अफ्तादा गांव है यारखून। वहाँ काफ़ी आप बुरगल की तरफ अगर जब जाते हैं तो ऐसे समझे कि लास्ट विलेज बिफोर बुरोगल, लास्ट रीजन बिफोर बुरोगल जो है वो यारखून का ही आता है। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और प्राइमरी एजुकेशन चित्राल से ही हासिल की। वहाँ पे आर्मी स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल वहाँ से, और फिर आखान हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल बना। तो वहाँ मैंने पढ़ा ग्रेड 10 तक। तो उस वक्त हमारे कुछ दोस्त सीनियर्स थे जो कि यस प्रोग्राम में गए थे। चूँकि उस वक्त हमें इतना इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता था, क्योंकि ना तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी, ना तो हम कंप्यूटर यूज़ करना जानते थे उस वक्त। स्कूल्स में भी मतलब कंप्यूटर का एक कोर्स शायद पढ़ाते थे, लेकिन उसमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होता था उस वक्त। तो खैर उनके थ्रू हमें पता चला कि यस एक प्रोग्राम है। तो जो लोग अभी आपके छोटे बहन भाई जो हैं अगर वो 9th 10th में हैं तो उनके लिए आप लोग ज़रूर ये प्रोग्राम आप सर्च कर लें इंटरनेट पे, यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम। ये जो है ना यूएस एम्बेसी की तरफ से एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक प्रोग्राम होता है, जिसमें आप 1 साल के लिए अमेरिका जाते हैं। जब आप अपने 9th ग्रेड से 10th ग्रेड में जा रहे होते हैं, या 10th ग्रेड के बाद फर्स्ट ईयर में जा रहे होते हैं, उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद इसके कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो गए होंगे, काफ़ी अर्से पहले की बात है मेरे लिए। तो आप लोग इसको देख लें। तो खैर उन दिनों बस ये था कि हम स्कूल की तरफ से, स्कूल वालों ने हमें काफ़ी हेल्प किया। तो एप्लीकेशन वगैरह भर लिया, और जब अप्लाई किया तो फिर उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, टेस्ट इंटरव्यू और ये सब। तो वो सब कुछ हो गया, और मैट्रिक के बाद जो है ना फिर मैं यस प्रोग्राम में अमेरिका चला गया। मैं विस्कॉन्सिन में रहता था यूएस में। तो ये मेरा पहला एक्सपोजर था चित्राल से यूएस। तो बस बेसिकली ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, आई थिंक इट्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टफुल। तो पहला तो यही स्कॉलरशिप है जिसके बारे में मैं हाईलाइट करूं कि आप यस प्रोग्राम के थ्रू जब आप जाते हैं तो आप यूएस में एक फैमिली के साथ रहते हैं। तो वो आपकी होस्ट फैमिली होती है, आप वहाँ जाके उनके घर रहते हैं, उनके साथ जो है ना एक कल्चरल एक्सचेंज है बेसिकली। उनके जो है ना रहन सहन के बारे में आपको पता होता है, आप अपनी ज़िंदगी उनके साथ एक तरह से शेयर करते हैं। तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं कि यार ये प्रोग्राम ज़्यादातर वही 9/11 वगैरह के बाद ना एक एक तरह से हारमोनी क्रिएट करने के लिए बनाई गई हैं कि यार जो कुछ हम खबरों में सुनते हैं पढ़ते हैं वो वही जो है ना उस रीजन का एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर नहीं है। तो जब इस तरह स्टूडेंट एक्सचेंज होते हैं तो आप वहाँ जाते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं। और इन द प्रोसेस ऑब्वियसली आप सीखते हैं बहुत कुछ, एक्सपोजर होता है, आपका लैंग्वेज आपका इम्प्रूव होता है। और आपको पता है कि चूँकि पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज की के बुनियाद पे काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो एक बड़ा उसका प्रिविलेज होता है। उसके अलावा आप 1 साल वहाँ पे स्कूल भी जाते हैं, हाई स्कूल अटेंड करते हैं आप वहाँ पे, तो उसमें भी आपकी अलग लर्निंग होती है। लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक मोस्टली वो एक्सेप्टेबल डिग्री नहीं है, तो वो आप पाकिस्तान के एजुकेशन में काउंट नहीं होगा। जिस तरह अगर आप 9th ग्रेड के बाद जाते हैं तो आप वापस आके आपको 10th ग्रेड में ही पढ़ना पड़ेगा, वो आपका एज ए 10th ग्रेड काउंट नहीं होगा किसी भी सिस्टम में, लाइक ए लेवल वगैरह में भी नहीं होगा। तो एक तरह से आप 1 साल का ब्रेक लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन से पाकिस्तान में, लेकिन एट द सेम टाइम लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल में पहला जो है ना जो स्कॉलरशिप मैंने अवेल किया,
तो वो यही था। और इसके बारे में अगर मज़ीद किसी को मालूमात हो, किसी के, आई एम श्योर लाइक कोई इतने शायद छोटे उम्र के नहीं हो यहाँ पे, लेकिन अगर आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं उनके हवाले से अगर आप पूछना चाहें, तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट दैट बाद में। बट इवेंचुअली फिर ये कि वापस यूएस से आके मैं खान हायर सेकेंडरी स्कूल कराची से मैंने इंटर किया। फिर उसके I'll बाद just अभी stop भी। you there for a ओके। second. मुझे सिर्फ बस ये पता पूछना था कि यस के अंदर टोटल एक्सेप्टेंस इनकी ईयरली पाकिस्तान से कितनी है? वो तकरीबन 100 स्टूडेंट्स हमारे ज़माने में सेलेक्ट करते थे, शायद अभी 70 to 100 आई थिंक इनका रेशो होता है। पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से 70 से 100 के बीच में लोग सेलेक्ट करते हैं। तो हाँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया मार्क्स क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? उसमें जो है ना, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मार्क्स का ऑब्वियसली एक वो जो आई थिंक 70% मार्क उस वक्त होता था। ये जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लें। लेकिन हमारे टाइम में कुछ 70% उसके लिए ज़रूरी होते थे, शायद अब बढ़ा दिया होगा। लेकिन उसके अलावा फिर एक इंग्लिश टेस्ट भी होता है, उसका पर्सनल स्टेटमेंट लिख के बेचते हैं, वो होता है, और फिर फाइनली एक इंटरव्यू होता है। तो उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी एक तरह से रिगरस है, स्पेशली उस उम्र के बच्चे के लिए, कि आप पहले जो है ना आप पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह भेजें, शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर एक टेस्ट होता है, टेस्ट के लिए जाएं, उसका फिर आप ग्रुप ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें। और उस टेस्ट के बाद फिर आप अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो देन जो है ना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। उस वक्त जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर 9th क्लास पास कर चुके हैं या आप 10th क्लास पास कर चुके हैं, तब आप अप्लाई कर सकते थे। तो शायद अभी भी ऐसा ही होगा। तो 9th और 10th के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और थोड़ा सा मैं और पूछना चाहूंगा कि स्टाइपेंड जो है, मंथली स्टाइपेंड या ईयरली स्टाइपेंड हम्म। है या? हाँ, उसका बेसिकली क्योंकि आप इतने छोटे होते हैं कि वैसे भी जो है ना आपका, आपकी जिम्मेदारी जो है वो किसी एक होस्ट फैमिली के साथ ही होती है। मतलब खाना पीना आपका सब कुछ वहाँ देते हैं वो लोग। आपका जो है अपना क्या कहते हैं, रहन सहन का भी सारा उनके पास है। तो लिटरली जो पॉकेट मनी आपको मिलता है वो सिर्फ यही है कि जो आप बाल कटवाने गए कहीं पे, या किसी दिन बर्गर खा लिया बाहर से। तो आई थिंक वो इतना ज़्यादा नहीं होता ऑनेस्टली उस वक्त। आई कैन इवन रिमेम्बर नाउ, लाइक 170 पाउंड्स कुछ, सॉरी डॉलर्स कुछ देते थे हमें पूरे महीने का। आई एम श्योर लाइक वो जो है ना रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट है जो कुछ आपको चाहिए होगा इस बेसिक सहूलियात से के अलावा। तो वो आपको स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। सो इन अ वे लाइक आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस वक्त आप यस में आपका इंटर होते हैं, आप पाकिस्तान में जब आप जहाज़ में बैठते हैं, पूरा सब कुछ उनके हवाले, आपको वापस लाके पाकिस्तान में वो जो है ना उतारते हैं, तब तक सब कुछ उनका ही खर्चा होता है। परफेक्ट, थैंक यू। और मेरे ख्याल से इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। एक दफ़ा मैं फिर अनाउंस करना चाहूँगा कि जो अपना कैमरा ऑन करना चाहे कर सकते हैं, ताकि हमें ये ना लगे कि हम दोनों सिर्फ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये एक डिस्कशन होगी, हम बाकियों को भी वेलकम करते हैं कि वो इस डिस्कशन को ज्वाइन इन करें। लेकिन ऑफ कोर्स आपको रेज हैंड करना पड़ेगा, ताकि फिर मैं आपको चांस दे सकूं। तो या वाइट, लेट्स गो टू योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड जीपिश। ठीक है। उसके बाद फिर ये कि बैचलर्स कराची से कर लिया, और फिर जिपिश का शायद लोगों को पता होगा, ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़। ये जो है सिर्फ इस्माइली स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें कोई और आउट ऑफ कम्युनिटी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आईएसएमसी एक पैरेलल प्रोग्राम है जिसमें महमूद भाई गए थे, तो वो जो है ना वो सबके लिए ओपन है। लेकिन जिपिश का ये है कि इसका बेसिक मकसद यही है कि आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ेंगे 2 साल लंदन में आईएस के अंदर। और थर्ड ईयर में फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहें यूके में, वो आपको फुली स्पॉन्सर करेंगे। तो मैंने 2 साल लंदन में पढ़ा। हमारे ज़माने में ये उस वक्त ये डिप्लोमा होता था सिर्फ, जिपिश के पहले जो 2 साल हैं। अभी ये प्रॉपर डिग्री है। तो इन अ वे आपको 3 साल में 2 डिग्रीज मिल रही हैं। पहला डिग्री जो है वो स्वास जो यूनिवर्सिटी है लंदन में, तो उसकी एक डिग्री होती है इस्लामिक स्टडीज़ में। तो 2 साल आप वहाँ वो पढ़ते हैं।
और थर्ड ईयर जो है फिर मैंने ऑक्सफोर्ड से जो है ना नेचर सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस का एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने मास्टर्स किया। और उसके जो लेकिन स्कॉलरशिप है चूँकि 3 साल का जिपिश का, तो वो उसमें कवर होता है। तो जिपिश स्कॉलरशिप के बारे में सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका भी कुछ यूं है कि वो पहले अनाउंस करते हैं। अनाउंस करने के बाद आप जो इनिशियल फॉर्म वगैरह भरते हैं, अभी रिसेंटली क्लोज हुई हैं, तो नेक्स्ट ईयर फिर इसी टाइम आप दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में वो अनाउंस होते हैं। तो आई थिंक दिसंबर के एंड तक जो है ना, या जनवरी तक फिर उनकी डेडलाइन होती है। तो जिपिश में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो चंद चीज़ों का ख्याल रखें। पहला ये कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं आपके पास एक तो ये कि ऑब्वियसली बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी ग्रेड्स का होता है कि 3 से ज़्यादा हो, लेकिन ऑब्वियसली इसका पूरा जो है ना ओवरऑल एक एक सिस्टम है। सो सिर्फ ग्रेड से आपको वो नहीं करेंगे सिलेक्शन, या अगर आपका 3.9 भी हो तो आपको ड्रॉप करने के चांसेस हैं। तो सिर्फ जीपीए की बुनियाद पर नहीं होता। उसके अलावा आप दूसरा जो आपका दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी उसकी है, क्या कहते हैं, आइल्स की। तो जो इस साल अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर 2024 की स्कॉलरशिप्स में, तो आप ज़रूर इस बात का जो है ना प्लान करें पहले से, कि आपके पास जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं आपका आइल्स रिजल्ट आ चुका हो। तो अक्सर लोग इसी में स्टक हो जाते हैं, जितने हमने देखा है कि वो प्री प्लान नहीं करते, और फिर जब बिल्कुल एक महीना रहता है तो फिर उनको आइल्स का ख्याल आ जाता है, और वो आइल्स अप्लाई करते करते जो है ना एप्लीकेशन मिस हो जाता है। क्योंकि इसमें यह है कि आप बाद में एप्लीकेशन के बाद आप आइल्स रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। जो आपके आइल्स के रिजल्ट हैं वो एप्लीकेशन के साथ आपने देने होते हैं। और उसके भी फिर वही कोई रिक्वायरमेंट्स हैं 7 की, और हर 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 सब्जेक्ट में जो है ना 6 आना चाहिए, 6.5 आने चाहिए, और 6 आने चाहिए शायद, 6.5 और 6। वो आप जो है आईएएस के वेबसाइट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो चेंज करते रहते हैं ये चीज़ें हर साल के लिए। तो आइल्स और डिग्री अगर आपके हो गए तो उसके बाद थर्ड जो है वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखना होता है उसके लिए, और उसके सारे गाइडलाइंस दिए होते हैं। आप उसमें अपने बारे में लिखते हैं, आप क्यों इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, और किस तरह से आप जो है ना आपका जो प्रीवियस क्या कहते हैं जर्नी रहा है वो किस तरह से जिपिश के साथ जो है वो एक तरह से सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो इसमें ये बात भी मैं बताना चलूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं कि वो मुख्तलिफ फील्ड से हैं, वो सोशल साइंस से नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल, जिपिश में कोई वो नहीं है, कोई एज का फैक्टर नहीं है, कोई जो है ना प्रोफेशन का फैक्टर नहीं है, कोई डिसिप्लिन का फैक्टर नहीं है। मेरे क्लास में इमरान हमारे दोस्त हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ लोग हैं जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ लोग सोशल साइंस से आए हैं, डिज़ाइन से आए हैं। मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर रिलेवेंट, तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो ये उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर रिकमेंडेशन लेटर वगैरह लिखना होता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको आईएएस के वेबसाइट पे जिपिश प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपको मिलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिपिश प्रोग्राम के हवाले से। महमूद अगर इस पे कुछ ऐड करना मुझे चाहते बस थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि इमरान ने जिस साल दिया था, मैंने और इमरान ने साथ दिया था, तो उस टाइम टेस्ट भी हुआ करता था। तो इसके बारे में क्या हैं। है, उसमें किस तरह के टाइप के क्वेश्चंस आते बिल्कुल, उसका ये है कि जिपिश का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ये होता है कि पहले आप आइल्स का जो आपका रिपोर्ट होता है उसके साथ पर्सनल स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन, एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस वो अभी ऑनलाइन ही होता है। पहले हम बाय पोस्ट भेजते थे, लेकिन अभी आप ऑनलाइन वो फिल करेंगे, वो आप सबमिट करेंगे, ठीक है। वो हो गया, उसके बाद विद इन 2 मंथ्स और सो वो आपको फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो अब जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका फिर एक रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट आपके तरीका बोर्ड में ही होगा। उसका बेसिकली आइडिया ये है कि क्या आप एकेडमिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बेसिकली चूंकि जिपिच जो है ना एक बहुत ही काइंड ऑफ हैवीली एकेडमिक प्रोग्राम है, उसमें रीडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अपने लिखना बहुत होता है। तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि भाई उसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि ये जो है ना उसमें सरवाइव कर पाए। तो इसलिए जो टेस्ट का जो वो है सब्जेक्ट है कि वो किस चीज़ पे आएगा वो इतना पता नहीं होता। वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, इस्माइली किसी दाई के बारे में हो सकता है, नासिर खसरो के ट्रैवल पे हो सकता है, मतलब हिस्ट्री पे हो सकता है। लेकिन आइडिया ये है कि वो आपको एक टेक्स्ट देंगे, और फिर उस टेक्स्ट में से सवाल पूछेंगे आपसे। 2 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल टेक्स्ट से रिलेटेड होता है
कि आप टेक्स्ट को इवेलुएट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो होता है वो फिर आपसे पूछते हैं कि उससे रिलेटेड आप कुछ लिखें। जिस तरह अगर आपको नासिर खसरो के बारे में पूछा और फिर कहते हैं कि यार चूंकि वो बहुत ट्रैवल कर चुके थे, ट्रैवलिंग और इन्वायरमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है, इस तरह कोई भी आपसे जनरल सवाल पूछ सकते हैं। बेसिकली आप खुद को एकेडमिकली एक्सप्रेस कर पाएँ, एक एकेडमिक लैंग्वेज आपको आता हो। और उसके बाद जो टेस्ट में पास होते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और इंटरव्यू भी जो है एक पैनल इंटरव्यू होता है जिसमें ज़्यादातर आपके एप्लीकेशन और टेस्ट से मुतल्लिक सवाल पूछते हैं, और फिर आपको जो है ना एक तरह से देखना चाह रहे हैं कि आप क्या वाकई इस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो ये इसका ओवरऑल जो है ना एक प्रोसीजर होता है जीपीएश का। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एकेडमिक जो रेफरेंसेस है वो इसमें कितनी होती हैं, और जो कम्युनिटी के कुछ मेरे ख्याल से रेफरेंसेस चाहिए होती हैं, हाँ, तो उसमें यह है कि आपके पास 3 रेफरेंसेस होने चाहिए आई थिंक एकेडमिक, और एक कम्युनिटी की तरफ से होनी चाहिए। ये भी अगेन लाइक वो वेबसाइट पे जो है ना हर साल वो अपडेट करते हैं, आप उससे आप कंसल्ट कर लें। लेकिन ये भी हो सकता है आई थिंक कि 2 रेफरेंस अगर आपके एकेडमिक हो और 2 प्रोफेशनल हो तो वो भी चलेगा। मतलब एक एकेडमिक जगह आप 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस भी ला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एकेडमिक रेफरेंसेस ही हों, आपके प्रोफेसर्स हों, आपके कोई मतलब टीचर्स हों, उनसे हो तो बेहतर है। और एक कम्युनिटी के लेवल पे होता है वो आप किसी मुखी साहब से या फिर काउंसिल के किसी जो हेड हैं उनसे आप ये जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं वो लिखवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जिपिश के ना और डिफरेंसेस आप बता सकते हैं जिपिश, आईएसएमसी और फिर स्टेप में, क्योंकि अक्सर सबको आईएस के ना उस, हाँ। और फिर इसके बैकग्राउंड में भी बताएं आप कि लंदन में आप कैसे जाते हैं, कहाँ रहते हैं, जैसे आपने यूएस के बारे में बताया, तो ये हम्म। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली स्टेप और जिपिस जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्माइली स्टडीज़ के प्रोग्राम हैं। तो आईआईएस जिसे हम कहते हैं, आईआईएस के प्रोग्राम हैं। दोनों में आप जो है ना फुली फंडेड हैं। ठीक है, आपको सब कुछ जो है ना वो आपको आईएएस की तरफ से मिलेगा। आप लंदन में होते हैं तो लंदन में बिल्कुल सेंटर में किंग्स क्रॉस में आप रहते हैं। विक्टोरिया हॉल्स की जो बिल्डिंग है वहाँ पे आप तीनों इनफैक्ट तीनों प्रोग्राम जो हैं आप वहीं रहते हैं। आईएसएमसी का भी, तो आईएसएमसी जो है वो बेसिकली आईएस के अंडर नहीं आता, वो जो है एकेयू का एक प्रोग्राम है। तो वो बेसिकली एकेयू का एक प्रोग्राम, लेकिन सेम बिल्डिंग में आप रहते हैं, सेम बिल्डिंग में आप पढ़ते हैं। लेकिन उसके फाइनेंस का थोड़ा सा फिर डिफरेंट है, वो आप महमूद भी आपको बेहतर बता पाएगा उसके बारे में। फाइनेंशियली किस तरह से आप जो है ना स्कॉलरशिप है या नहीं है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन स्टेप और जीपी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। वो आपको फिर मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं। अराउंड 500 आपका स्टाइपेंड होता है, 520 कुछ इस तरह से। बाकी आपको रहने का जो है ना वो आपको कमरा सब कुछ फ्री में मिलता है वहाँ पे लंदन में। तो आप वहाँ रहते हैं और आगा खान सेंटर में आके आपकी जो है ना क्लासेस वहाँ पे होते हैं। डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो फिर आईएस के अंदर स्टेप जो है वो ऑब्वियसली इट्स जस्ट टीचिंग कोर्स। उसमें आपको जो है ना जो हमारे क्या कहते हैं बैतुल इल्म या फिर जो जमात खानों में जो पढ़ाते हैं उनके लिए टीचर्स प्रोड्यूस करने का ये कोर्स है। तो जब आप जाते हैं स्टेप की आपकी बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। यूसीएल जो कि पूरी दुनिया में टीचिंग के लिए मशहूर है, आप वहाँ से पढ़ते हैं और फिर आईआईएस के अंदर आपकी क्लासेस होती हैं। तो बड़ा ही जो है ना एक आपको फिर यहाँ पे जो बैतुल इल्म है वहाँ पढ़ाना होता है, और नॉर्मल स्कूल जो हैं वहाँ आपने पढ़ाना होता है मेन स्ट्रीम में। तो एक बहुत ही रिगरस टीचिंग ट्रेनिंग है ये। तो आप जो है ना बिल्कुल थ्योरीज पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सब कुछ करते हैं, और एक अच्छे टीचर बन के आप यहाँ से निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने इर्द गिर्द जो स्टेप के स्टूड वो टीचर्स आते हैं, वो बड़े ही ग्रूम्ड होते हैं, बड़े अच्छे ही वेल रेड होते हैं, और प्रैक्टिकली काफ़ी जो है ना उनको ट्रेन किया जाता है। अब जिपिश जो है, और हाँ स्टेप में ये भी ज़रूरी है कि आप 2 साल यहाँ रहेंगे और फिर आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, या फिर जहाँ से आप आते हैं आपको जो है ना रिटर्न करना होगा अपने मुल्क में, और वहाँ जाके एटलीस्ट 3 इयर्स आपने सर्व करना होता है। तो ये एक उसकी लिमिटेशन है स्टेप का ये है। लेकिन जिपिश में ऐसा नहीं है। जिपिश 3 साल का प्रोग्राम है, एकेडमिक प्रोग्राम है, रिलीजियस स्टडीज़ मतलब इस्लामिक स्टडीज़ सोसाइटी, इन चीज़ों के हवाले से आपको कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं थ्रू आउट 2 इयर्स। हिस्ट्री है उसमें, इस्माइली स्टडीज़ है, कुरानिक स्टडीज़ है, और जो है ना मॉडर्न जितने भी हमारे इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से, लिटरेचर के हवाले से कोर्सेज हैं।
तो नहीं, स्टेप 2 साल का है, 2 साल आप स्टेप का करते हैं। तो इस तरह से जो है ना जिपिश में आपकी जो है एक एकेडमिक आपकी ग्रोथ होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर थर्ड ईयर आप किसी और यूनिवर्सिटी में आप कहीं से भी कर लें, ऑक्सफोर्ड से कर लें, कैम्ब्रिज से कर लें, सोआस से कर लें, यूसीएल से, जहाँ भी आपका एडमिशन हो जाए, वो पूरे आपके जो फीस वगैरह हैं वो आईआईएस दे देता है। तो वो बेसिकली इसकी इंक्लिनेशन ये है कि सोसाइटी में जो है ना कुछ एकेडमिक्स पैदा किए जाएं स्माइली कम्युनिटी के अंदर। तो वो उसका टीचिंग का कोई वो नहीं होता, वो एकेडमिक्स क्रिएट करना, और फिर उसमें कोई ये शर्त नहीं है कि आप वापस पाकिस्तान जाएं। उसकी आपकी मर्ज़ी है, फिर आप अगर आपको यहाँ पे रहना है तो फिर आप यूके रह सकते हैं, अगर पाकिस्तान जाना है तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो एक ये है इनमें डिफरेंस। और आईएसएमसी का तो फिर ये है कि वो एक तरह से मुस्लिम सिविलाइजेशन के हवाले से उसमें कोर्सेज होते हैं। वो एकेयू की एक जो है ना उसकी जो क्या कहते हैं डिग्री ग्रांटिंग जो यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली एकेयू है, खान यूनिवर्सिटी जो है। और उसका सारा सिस्टम एकेयू का, चूँकि यहाँ पे लंदन में जो ऑफिस है उसके अंदर ये सारे क्लासेस वगैरह होते हैं। और उसकी डिग्री भी फिर एकेयू की ही मिलती है। लेकिन बाकी मेरे ख्याल में महमूद एक उसकी आईएसएमसी की फंडिंग और उसके हवाले से अगर आप खुद ही थोड़ा सा बता दें तो बेहतर होगा, उसका आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आपने प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, मैं इस बारे में ना एक पूरा सेशन कराना चाहता हूँ, वो खैर। और वो उस स्टूडेंट के साथ जो रिसेंटली वहाँ गया हो, क्योंकि मुझे पास आउट होते 3-4 साल हो गए और इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हुई हैं इन द प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। मोर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा तो इस पे हम पूरा एक सेशन करेंगे। सिर्फ 2-3 चीज़ें जो वाहिद बता रहे थे, स्वास और यूसीएल, यूसीएल हो गया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और हम्म। फॉस स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज। तो आप इन यूनिवर्सिटीज के भी जो मेंशन कर रहे हैं इसके दौरान, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके जो है इनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्कॉलरशिप है वो भी आप देख सकते हैं, या जो ट्रस्ट के फंड्स वगैरह होती हैं, इस तरह की चीज़ें उनकी आप वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ एक और चीज़ वाहिद, क्योंकि मुझे ये था कि जेपिश के बाद आपकी एक प्लेसमेंट होती है एज एन इंटर्न किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये कोई बाइंडिंग है या ये इज इट ओपन? आई मीन इट्स अप टू यू, हाँ। योर चॉइस। ठीक है। उसकी तरफ आता हूँ। फायजा ने पूछा है कि एक्सेप्टेंस रेट क्या है जिपिश का, तो उसमें यह है कि पूरी दुनिया से जो है सिर्फ 10 लोगों को लेते हैं, 10 से 11 हर साल आते हैं। और इसमें ये ओपन मेरिट है, किसी मुल्क के लिए स्पेसिफिक मेरिट नहीं रखा। तो 11 लोग जो भी दुनिया से अप्लाई करें, जो मतलब ऑब्वियसली उनके मेयार के हिसाब से अच्छे हों, फिर वही 11 लोग आते हैं। और आई मीन इट डिपेंड्स ऑन एवरी ईयर, हर साल कितने लोग अप्लाई करते हैं, फिर उस हिसाब से उसका रेशो बनता है। और ये जो आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं महमूद, ये ऑप्शनल इंटर्नशिप है। ठीक है, जिस तरह मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने डायरेक्ट पीएचडी स्टार्ट किया अपना। लेकिन ये आपके लिए एक एज होता है कि अगर आप ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन होता है कि आईआईएस आपको पे करता है। ठीक है, कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ लें या फिर आईएएस आपकी हेल्प करे या खुद आप ढूंढ लें, आप उनके साथ काम करें, लेकिन जो उसका जो स्टाइपेंड है वो आईएएस की तरफ से आएगा। तो आई थिंक वो आप या तो 3 महीने का कर सकते हैं या तो वो 6 महीने का कर सकते हैं। 3 महीने का पार्ट टाइम और 6 महीने का फुल टाइम, वो ऑप्शनल होता है। और कोशिश करते हैं कि आपके होस्ट कंट्री में हो ये। ठीक है। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन ये द जूम इज सेइंग दैट आई नीड एन अपडेट, अदरवाइज गोना गो इन लेस देन अ मिनट और समथिंग। तो चलो मैं हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे फिर। यहाँ या फिर इस तरह से कुछ कर लेते हैं, अगर ये बंद हुआ, इन केस, जस्ट फॉर एवरीवन। तो हाँ, ये ये बंद होगा क्योंकि Melissa 45 मिनट। is asking a question: do we need any sort of documents from the religious center for both programs? नहीं, वही जो मैंने आपको बताया ना, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप होता है, एक रिकमेंडेशन होता है बेसिकली कि आप वाकई में इस्माइली हैं और आप जो है ना अच्छे बच्चे हैं, आप जमात खाने जाते, जमात खाने का इतना नहीं है, लेकिन ये है कि आपको जानते हैं कि आप इस्माइली कम्युनिटी से हैं। और Questions, I guess, in the हाँ, एक का तो हम उस पर बात कर ही रहे थे कि वो सिर्फ आपको कम्युनिटी लीडर से जो है ना कि किसी या तो मुखी साहब से, खामिया साहब से, या फिर नेशनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, काउंसिल के अंदर कोई भी हो, वो आपको बस वो जो है ना एक रिकमेंडेशन दे दे कि अब हाँ वाकई में ये जो है जो एप्लीकेंट है ये इस्माइली है, और ये जो है ना चूंकि ये सिर्फ इस्माइलियों के लिए प्रोग्राम और ये सब है।
तो दूसरा सवाल जो था आई थिंक बीएससी के बारे में था कि आपका बैचलर्स कहाँ पे होना चाहिए। तो उसका मैंने रिस्पॉन्ड भी किया था कि डिपेंड, इसका जो है ना मैटर नहीं करता कि आपने कौन से सब्जेक्ट में बैचलर्स किया है। तो वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आपको इस्लामिक स्टडीज़ में, ह्यूमैनिटीज़ में अगर आपको शौक़ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन अगर आप ख़ुद को रेलेवेंट बनाएं जिपिश के लिए, तो उसमें आपकी जो है ना सिलेक्शन हो सकती है। तो इसमें इंजीनियर्स भी आते हैं, इसमें फाइनेंस पढ़ के भी आते हैं, इसमें नर्सिंग के लोग भी आते हैं। तो तकरीबन सारे ही फील्ड के लोग आए हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से ख़ुद को क्या कहते हैं, किस तरह से आप ख़ुद को रेलेवेंट बनाते हैं। वाहिद I'll just add one thing to it कि रेलेवेंसी जो वाहिद बता रहे हैं इसमें ये है कि अपने पर्सनल स्टेटमेंट के थ्रू ना आपने बड़ा बोल्डली और जस्टिफाई करना है कि आप क्यों स्विच फील्ड्स को क्यों स्विच करना चाहते हैं, और उसी के थ्रू आपकी रेलेवेंसी इन अ वे डिफाइन होगी। ऐसा है कि नहीं या? बिल्कुल बिल्कुल, रेलेवेंसी के लिए यही है कि आप, मतलब एक तो दो दो चीज़ें आपने करने होते हैं। एक ये कि पहले आपने क्या कुछ पढ़ा है, आपका किस तरह से इस्लामिक स्टडीज़ में जो है ना इंटरेस्ट बढ़ा, अपने फील्ड से आप किस तरह से यहाँ पे स्विच कर कर सकते हैं ना, मतलब किस तरह से आप जो है, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि यार मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढूं, ह्यूमैनिटीज़ पढूं। तो वो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्सेज़ के ज़रिए ही उसको जस्टिफाई करें। आप कह सकते हैं कि यार मेरे सोसाइटी में जो है ना इस्माइलीज़ के साथ इसकी परसेप्शन ये है, तो मैं उस पे के बारे में पर्सनल रिसर्च करना चाह रहा था। तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी। फिर आप आर्टिकल्स या किताबों का हवाला दे सकते हैं, ऑथर्स का हवाला दे सकते हैं। इन अ वे ये शो करने के लिए कि यार ये आप, ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे और उठ के आ गए आप ह्यूमैनिटीज़ में, तो आप उसमें वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन और दूसरी बात ये है कि आप आगे जाके क्या करना चाह रहे हैं, वो भी आपका बड़ा रिलेवेंट होगा कि आगे जाके क्या आप वाकई में ह्यूमैनिटीज़ में ही रहना चाहते हैं, या फिर ये है कि जो है ना, मतलब उसको आपको प्रूव करना होगा कि आगे आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ही कुछ आपने पढ़ना होगा, तब जाके फिर वो आपको ये स्कॉलरशिप दे देंगे। ठीक है, गुड। और मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं बिफोर गोइंग टू टुवर्ड ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप और आईएएस और ऑक्सफोर्ड के जो पीएचडी वाले स्कॉलरशिप, उस पे बात करने से पहले तो I don't know, Marina is asking where are you living? I mean, by that she means in which house in Oxford most probably, or मैं फ़िलहाल ऑक्सफोर्ड में हूँ, बिल्कुल यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, तो उसका भी फिर आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, आपका जो मास्टर्स में जो अकोमोडेशन था वो वहीं रह रहे हैं या? नहीं नहीं, अभी तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको वो दे देते हैं कॉलेज अकोमोडेशन। पीएचडी में स्पेशली, मास्टर्स का तो दे देते हैं, पीएचडी में फर्स्ट ईयर में दे देते हैं, फिर सेकंड ईयर के बाद फिर आपने मूव आउट करना होता है। तो मैं अभी प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट है, ठीक है। तो जगह है अगर हम आए ऑक्सफोर्ड? हाँ हाँ, बिल्कुल जगह ही जगह है। The next question is about IELTS band. अभी आपने ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, मे बी थोड़ा सा और हाँ, बताओ। ये मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया, और ये चीज़ें आप प्लीज़ जो है ना, आप एक एक दफ़ा जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप iis.ac.uk जाके आप वहाँ से क्या कहते हैं, जस्ट वो वेरीफाई भी कर लें, क्योंकि ये कभी कभी चेंज भी होते रहते हैं। और ये आईएलटीएस जो है ना, ये एक तरह से यूके की रिक्वायरमेंट है। और इसी वजह से उसमें कोई तकरीबन गुंजाइश नहीं होती कि अगर आपने वो बैंड रिक्वायरमेंट जो है ना पूरा नहीं हुआ आपका, तो आईआईएस आपको आपके एडमिशन को फिर फैसिलिटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स ए कंट्री रिक्वायरमेंट। तो वो जो प्रोग्राम लेवल है ना, उसके हिसाब से वो एक कंट्री रिक्वायरमेंट बन जाती है फिर। तो आई थिंक स्टेप का थोड़ा ज़्यादा है जिपिश से, इनफैक्ट आई थिंक स्टेप का 7 और 6.5 है। लेकिन इसको आप दोबारा आप देख लीजिएगा। लेकिन जिपिश का ये है कि 6.5 ओवरऑल हो, और पर जो वो है आपका, पर सेक्शन जो है वो आपको 6 हो। ये हमारे ज़माने में ऐसा था, एटलीस्ट 3-4 साल हो गए उसके बाद। लेकिन आप इसको उनके वेबसाइट से आप जो है ना आराम से आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें ना कि व्हाट्स द आयल रिक्वायरमेंट्स फॉर जिपिश, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जस्ट वन मोर क्वेश्चन एंड अबाउट द थर्ड ईयर। तो हम्म। थर्ड ईयर आपको आपने कैसे चूज किया, और जैसे आप स्विच कर रहे हो तब ना सेकंड ईयर कंप्लीट कर रहे हो, तो थर्ड ईयर में आप एडमिशन कैसे हंट करते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है, और ये इसके बारे में बताएं। सही।
थर्ड ईयर का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल नॉर्मल, अगर आप पाकिस्तान से भी अप्लाई कर रहे हो और आप अंडरग्रेड के बाद अगर आप सीधा अप्लाई कर रहे हैं, वो सेम प्रोसेस होता है। कि आप यूनिवर्सिटी देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास। तो उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, क्या पढ़ने का आपको शौक है। ठीक है, मैंने जो मेरा प्रोसेस था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखा चलो मुझे इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर काफ़ी काम किया हुआ था अपने अंडरग्रेड में, और मेरा इंटरेस्ट इसी में बन रहा था। और हमारे इलाके का आप लोगों को पता होगा, उसके लिए ज़रूरी भी ये था। तो मैंने कहा कि यार इन्वायरमेंटल साइंस में आगे जाता हूँ मैं। तो मैंने इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोग्राम, फिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखे कि इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। आप गूगल कर लें, ये सब जो उनकी रैंकिंग होती है उनके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो फिर वही मेरे सामने आए, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यूसीएल और जिस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आया। फिर उनके प्रोग्राम में पढ़ने लग गया कि अच्छा वो किन किन प्रोग्राम में होते हैं, क्या होता है, किस तरह से जो है ना अप्लाई करना होता है और ये सब। तो हर प्रोग्राम के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। हर प्रोग्राम का अपना एक वो होता है कि यार क्या वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या वो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा कराते हैं। तो मुझे चूंकि थ्योरी ज़्यादा पढ़ना था, तो ये ऑक्सफोर्ड का जो क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड का जो प्रोग्राम है ये मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड में ही अप्लाई किया था। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज का प्रोग्राम था, वो भी मुझे पसंद आया था। लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का प्रोग्राम है, वो ज़्यादा साइंटिफिक है, थ्योरी इतना नहीं है। तो प्रोसेस यही है कि आप पहले प्रोग्राम चूज़ करें, फिर यूनिवर्सिटीज़ में देखें, फिर देखें कि आपको किस तरह के प्रोग्राम में जाना है, फिर उसमें आप अप्लाई करें। तो जिस तरह नॉर्मल एप्लीकेशंस आती हैं वो आपके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। लेकिन जिपिश में अच्छा ये है कि ये आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन फ़ीस भी आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन फ़ीस होते हैं, वो एप्लीकेशन फ़ीस होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड अप्लाई करते हैं तो £70 आपने देने होते हैं सिर्फ एप्लीकेशन के। तो ये फ़ीस जो है वो आपको आईएएस की तरफ से मिलेगा। तो आपको जो है ना 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप फ्री में एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके फ़ीस भी नहीं होते हैं, तो आपके पास ये बड़ा ऑप्शन होता है, टाइम होता है कि आप बैठ के जो है ना 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में, जिस तरह हमारा एक दोस्त है जिसने एटलीस्ट 7-8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो उनमें से किसी एक में आपका हो जाता है, और फिर आप जो है ना उनमें से देख के अपना एक्सेप्टेंस लेते हैं और फिर आईएएस को इन्फॉर्म करते हैं, और आईएएस फिर उनके जो है ना फीस वगैरह वो सारा कुछ आईएएस खुद प्रोसेस करता है फिर। अच्छा, सॉरी। ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, बस अब मेरे ख्याल से लेट्स क्विकली गो टू द PhD साइड ऑफ योर स्कॉलरशिप। आई मीन, हम्म। फर्स्ट ऑल्सो इफ यू कैन पॉसिबली टेल अस कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप कैम्ब्रिज में ही या ऑक्सफोर्ड में ही PhD करना चाहें, मास्टर्स स्विच, तो उसके लिए क्या कोई डिस्टिंक्शन चाहिए होते हैं, मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह से। और हम्म। फिर ओवरऑल अगर PhD यूके में या पर्टिकुलरली ऑक्सफोर्ड में, उस पर अगर बात सही। पीएचडी का ये होता है कि स्पेशली ऑक्सफोर्ड, जिसको हम ऑक्सब्रिज कहते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में इनकी एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आपका जो है ना, ऑल्सो ये डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम एज वेल, लेकिन ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम में ये है, या तो आपको ओवरऑल डिस्टिंक्शन लाना है। डिस्टिंक्शन मींस यहाँ पे कि आप 70% से ऊपर लाते हैं, आपका ग्रेड्स जो है ना वो 70% से ऊपर होते हैं। या तो आप जो है डिस्टिंक्शन लाते हैं सिर्फ अपने डिसर्टेशन में, या आपके डिसर्टेशन में या आपका ओवरऑल डिस्टिंक्शन हो तो आप उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट पे उतरते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डिस्टिंक्शन ना हो तो भी आप एक्सेप्ट करते हैं अगर आपका काम अच्छा हो। तो ये जब हो और आपके पास मास्टर्स और बैचलर्स, आप दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैचलर्स किया हो फिर भी आप ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में या यूके में कहीं भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा प्रपोजल हो। तो उसके अलावा फिर आपने एक प्रपोजल बनाना होता है। प्रपोजल बना के जो है ना अपने रिसर्च आइडिया का, मुख्तसर सा होता है, 1-2-3 पेजेस का, आपने बताना होता है कि भैया आपने क्या करने का इरादा है आपको, और क्यों ज़रूरी है, क्या रिसर्च गैप्स हैं, और जो है ना कहाँ आप काम करेंगे, किस तरह आप काम करेंगे। तो वो सारा जो है आप उस रिसर्च प्रपोजल में लिखेंगे। और दो तरीके हैं यहाँ पे, यूके में जनरली, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में भी ऐसा ही है। या तो आप पहले एक एडवाइज़र को अप्रोच करें, उनसे बिल्कुल बातचीत करें और आप उनको बताएं मैं इस काम में इंटरेस्टेड हूँ, और आप उनसे पूछें कि आप क्या मुझे सुपरवाइज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इनफॉर्मली वो आपसे पूछते हैं कि किस तरह से वो
क्या कहते हैं कि दे आर, कि उनका काम और आपका काम अगर सिमिलर हो तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल मैं आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद फिर आप वो अपने एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि यार इन इस प्रोफेसर से मेरी बातचीत हुई है और वो मुझे सुपरवाइज करने के लिए तैयार है, तो उससे आपको यकीनन एक एज मिलता है। लेकिन अगर आपके पास सुपरवाइज़र ना हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर वो आपको सुपरवाइज़र ख़ुद डिपार्टमेंट की तरफ से वो असाइन करेंगे। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले जो है ना किसी सुपरवाइज़र को अप्रोच करें, उनसे पूछें कि भाई ज़रूरी, और दूसरी बात ऑब्वियसली ये है कि किस तरह से आप देख लें कि किसका काम आपके काम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। सुपरवाइज़र को अप्रोच करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमिया ऐसा है ना कि अभी अगर सुपरवाइज़र देख रहा है कि यार किस तरह से मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊँ, अगर आप उसके पीछे जो है ना सेम काम को लेके अगर आप आ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि आप उसको साइट करेंगे, उसके काम पे बिल्डअप करेंगे तो एक तरह से उसकी रिलेवेंसी भी बढ़ जाएगी और आपको एक मौका भी मिलेगा। तो कोशिश करेंगे किसी फेमस प्रोफेसर के पीछे ना जाएं, बल्कि उस प्रोफेसर को आप अप्रोच करें जो आपके काम से ज़्यादा रिलेवेंट हो। ये जो है ना एक मेरे ख्याल में मेरा मशवरा है। तो उसके बाद फिर वही आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसका जिसमें आप ये प्रपोज़ल वगैरह सबमिट करते हैं और ये सारा करते हैं, एंड देन वो आपको डिसीजन सुना देते हैं। तो ये जो है यूके में पीएचडी अप्लाई करने का तरीका है। अब जो अगेन इस्माइली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो जो जिस स्कॉलरशिप पे मैं हूँ, बेसिकली फरहाद दफ्तरी स्कॉलरशिप से आप कह रहे हैं पे डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए, तो पीएचडी जो आईआईएस की तरफ से है और यूजुअली साल में एक ही बंदे को दिया जाता है या एक ही बंदी को। हमारे साल दो लोगों को मिला था, लेकिन आई थिंक मोस्टली अभी एक ही पर ईयर वन स्टूडेंट गेट्स द स्कॉलरशिप। तो उसके लिए भी यही है कि आपने प्रपोजल लिखना होता है। ठीक है, मैं एज ए जीपी स्टूडेंट मैंने भी जब अप्लाई किया तो मुझे भी इसी प्रोसेस से जाना पड़ा, लेकिन ये सबके लिए ओपन है, ये स्कॉलरशिप सिर्फ जीपीश वालों के लिए नहीं है। आप पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी पीएचडी प्रोग्राम में, आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ज़्यादातर हिस्ट्री, मतलब अभी इसने काफ़ी वास्ट जो है ना सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर चुके हैं, उसका कोई भी अगर मुस्लिम सोसाइटी से लिंक बन रहा है तो आप उसको जो है ना उस तरह से फिर आप अप्लाई करें। प्रपोजल होता है, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, वो आप आईएस की वेबसाइट से आईआईएस डॉक्टोरल स्कॉलरशिप सर्च करें, आईएस के वेबसाइट में है वो, तो वहाँ जाके उसको डाउनलोड करें और फिर जो है ना उसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है उसका भी, और रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है, और आपने दिखाना होता है कि किस तरह से आपका काम आईएएस के काम से रिलेवेंट है। तब जाके अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए उसमें, तो ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और अच्छी बात यह है कि ये 4 साल की है स्कॉलरशिप। यूजुअली जो है ना स्कॉलरशिप 3 साल की होती है यहाँ पे, लेकिन आईएएस स्कॉलरशिप बड़ा एक जनरल स्कॉलरशिप है जो कि 4 साल आपको स्टाइपेंड देता है। 4 साल, 3 साल यूनिवर्सिटी की फीस और 4 साल की स्टाइपेंड आपको मिलती है इस स्कॉलरशिप में। तो बड़ा ही जनरस, बड़ा ही मज़ेदार स्कॉलरशिप है। आप लोग जो पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं और कोई मुस्लिम सोसाइटी से अगर आपका लिंक है रिसर्च का, तो आप ज़रूर इसको कंसिडर करें और इसमें अप्लाई करें आप लोग भी। ठीक है, थैंक यू वाहिद, थैंक यू। आई गेस यू हैव क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ द कंफ्यूजंस दैट आई आल्सो कन्फ्रंटेड। तो आप ये बता सकते हैं कि यूके के हर यूनिवर्सिटी में, जिस तरह जर्मनी में आपके पास अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपके पास स्ट्रक्चर भी होता है, इंडिविजुअल डॉक्टरेट होता है, इंडिविजुअल के लिए आपको प्रपोजल वगैरह देना पड़ता है, स्ट्रक्चर के लिए आपको इंटरेस्ट शो करना होता है, या छोटा सा एक आप प्रपोजल लिख के दे देते हैं। तो यूके में क्या है, अगर हर पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या लाजमी है कि आप प्रपोजल लिखें? हाँ तकरीबन मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड, साइंसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। साइंसेस में ये है कि लैब्स जो हैं वो खुद एडवर्टाइज करती हैं, ठीक है, कि हमें ये पीएचडी, इस पीएचडी में हमें लोग चाहिए बेसिकली। अगर लैब की रिक्वायरमेंट है कोई, ठीक है, तो वो एडवर्टाइज करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपने उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में ये है कि डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको प्रपोजल की ज़रूरत होती है। तो आप प्रपोजल, आपको आपके लिए ज़रूरी है, जब आप प्रपोजल देंगे तब जाके वो आपको जो है ना एप्लीकेशन को प्रोसेस कर पाएंगे। तो हाँ प्रपोजल ह्यूमैनिटीज़ में तो ज़रूरी होता है, और साइंसेस में भी अक्सर में आपने देना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सफोर्ड जिस तरह के केमिस्ट्री लैब ने जो है ना वो एडवर्टाइज़ कर लिया
कि यार हमें एक बंदा चाहिए जो कि बेसिकली इस ABC केमिकल पे काम करे। तो अगर कोई आपका हिस्ट्री है तो उसमें भी प्रपोजल देना ही है, लेकिन आप एक तरह से उनकी एडवर्टीजमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। लेकिन यूजुअली आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, तो उसमें आप प्रपोजल दे के ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, great. Let's just quickly address the questions. We have one question from Marina. I guess Marina was late in the program, in this session, sorry. So, any scholarship in the United States, in any university? I guess अ, we already talked about yes, so he might know all other scholarships if you can. हाँ, लेकिन US का ये है कि अगर आप इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अंडरग्रेड, अंडरग्रेड इनका एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसको यू ग्रेड कहते हैं। यू ग्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए फिर अलग से सेशन रखना पड़ेगा। वो भी एक पूरा जो है ना एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, और उसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह मैं चूँकि ख़ुद नहीं किया हूँ तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं पता। वो महमूद, इनफैक्ट यू कैन ऑर्गेनाइज अनदर प्रोग्राम ऑन दैट। यू ग्रेड है, और उसके अलावा जो है अगर आप मास्टर्स PhD में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप काफ़ी मशहूर स्कॉलरशिप है US के लिए। तो ये जो दो स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन उसके अलावा जो है US में ये अच्छा है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप बड़े ज़्यादा होते हैं। स्पेशली अगर आप अपना मास्टर्स में स्टूडेंटशिप होते हैं वहाँ पे, स्पेशली साइंसेस में, अगर आप साइंसेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लैब सिस्टम है। लैब वाले जो है ना वो आपको स्टूडेंटशिप दे देते हैं। PhD का ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका PhD में एडमिशन हो जाए तो उनका स्कॉलरशिप होता ही है, लाइक 90% ऑफ द टाइम। कि यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन तभी ऑफर करते हैं जब उनके पास फंडिंग हो उस चीज़ के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो फंडिंग नहीं भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करे आपको, तो वो आपको फंडिंग भी खुद प्रोवाइड करेंगे, इधर थ्रू टीचिंग या फिर जो है ना क्या कहते हैं, कहीं लैब वर्क या फिर जो भी हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज़ की, स्पेशली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो आप लोग वो भी ज़रूर कंसिडर करें। Thank you. मेरे ख्याल से हम एक और सेशन करने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट वन 1 or 2 months मोस्ट प्रॉब्ली, और हमारे साथ लाला रुख हैं जो कि AI में अपना मास्टर्स कर रही हैं, और वो फुल ब्राइट के अलावा एक स्कॉलरशिप है जिस पे वो गई हैं। मैं एक्सीडेंटली उनसे एयरपोर्ट पे मिला तो उनसे फिर नंबर एक्सचेंज हुई, तो उनके साथ मैंने ऑलरेडी बातचीत में हूँ कि कब वो टाइम निकाल सकते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। So Vajat Ali says an overall band of score 6.5 with a minimum score of 6.0 in each component. I guess thank you for clarifying that. I guess that was the requirement 2, 3, 4 years ago, and it still is the requirement, I believe. बिल्कुल। And Oxford University provides MS scholarship in data science. इसका फिर यही जवाब है कि हर डिपार्टमेंट के, जब आप ऑक्सफोर्ड अप्लाई करते हैं ना या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो हर यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा, ऑक्सफोर्ड में जिस तरह आप डिपार्टमेंट के अलग स्कॉलरशिप्स होते हैं और कॉलेजेस के अलग अलग स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो डिफरेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे, कॉलेज सिस्टम है ये। एक तरह से आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा डिपार्टमेंट में होता है, आपका सोशल लाइफ जो है वो आपके कॉलेजेस में होता है। तो उसमें ये है कि आप क्या कहते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनके लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके ऑक्सफोर्ड में जब आप एप्लीकेशन भर रहे होते हैं ना, तो आखिर में आपको पूछता है कि क्या आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप उनके लिए अलग से फॉर्म भरते हैं। तो बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं उनमें से, मतलब मुसलमानों के लिए जैसे कि अलग स्कॉलरशिप है, एक क्रिश्चियंस के लिए अलग स्कॉलरशिप है, और वगैरह वगैरह। अच्छा, पाकिस्तान के लिए अभी जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, हमने ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम से ऑक्सफोर्ड में एक स्कॉलरशिप स्टार्ट किया है, जिसमें इस साल कोई 10-12 बच्चे उससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारी गिलगित से आमना बेग जो साहिबा हैं वो भी उस स्कॉलरशिप पे है यहाँ पे इस साल। तो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डेटा साइंस में करते हैं, किसी भी मास्टर्स या PhD में आप करते हैं तो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम। पार्शियल स्कॉलरशिप्स भी हैं उसके, और कुछ फुल स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो आप उसको ज़रूर कंसिडर करें अगर आप ऑक्सफोर्ड अप्लाई करते हैं तो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम को। उसमें आप जो है ना उसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनका वेबसाइट भी है जिसमें जाके आप ये चीज़ें सब देख सकते हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा, जितने बड़ी यूनिवर्सिटीज है, ऑक्सफोर्ड हुआ, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, तो इनका ना अपने ट्रस्टीज और फाउंडेशन के साथ MOUs हैं।
जिनके थ्रू ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आपको एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी के एंड में तकरीबन 40-50 स्कॉलरशिप का लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें 5-6 में आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपको फंडिंग, अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाता है तो फंडिंग मेरे ख्याल से सेकेंडरी चीज होती है अक्वायर करना। फर्स्ट एडमिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको मिल जाता है बाद में फंडिंग, अगर आपका काम बहुत अच्छा हो। और अगर तो oxpakistan.rg, यही है बिल्कुल। यही है। ठीक है, थैंक यू। और करीम पूछ रहे हैं कि पीएचडी शुड हैव एन एमएस डिग्री विद थीसिस, और नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं जिस तरह बता रहा था, पहली बात तो एक एमएस की ज़रूरत भी नहीं होती है आजकल, तो यहाँ से लोग बैचलर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी में जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है जिस तरह के, अगर आप साइंसेस में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नहीं चाहिए होता। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में अगर आपने थीसिस किया हुआ है तो फिर उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होता है कि आप जो है ना पहले से तैयार हैं, और आपका एप्लीकेशन भी उससे स्ट्रांग हो जाता है कि यार आपने थीसिस रिसर्च पहले किया हुआ होता है। एमएस में भी यही है कि अगर आपने, कई लोग आते हैं जो जिन्होंने कभी थीसिस नहीं किया हुआ था, तो जिस तरह कि इंडिया वगैरह में थीसिस का तस्वर इतना ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान में तो फिर भी है। तो इट्स नॉट ए रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। आ, मेरे ख्याल से मुझे भी ना इसमें थोड़ा सा था कि शायद आपको मास्टर्स या एमएस जरूरी होता पीएचडी में जाने के लिए। बट वंस आई केम टू जर्मनी एंड आई फाउंड आउट कि लोग डायरेक्टली बैचलर से पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई मीन इट वाज क्वाइट shock for me personally, because I always thought, we were fixated in this idea कि आप ये स्टेप फॉलो करके आप पीएचडी तक जा सकते हैं। बिल्कुल। तो anyways, I guess it's you clarified it. So we don't have any other question. So if anyone wants to just, open the screen, ask question, you are free to do that, and we welcome it, of course. अगर नहीं तो then we would wrap up in maybe the next 3, 4, 5 minutes. क्योंकि वाहिद इज अ बिजी गाय, इज इन थर्ड ईयर ऑफ हिज पीएचडी, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उनका। नहीं नहीं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक। कैन यू गाइड अस अबाउट Erasmus? फाइजा इज आस्किंग अगेन। बिल्कुल फ़ायज़ा, इरेस्मस जो है अगेन लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट स्कॉलरशिप। इसके लिए भी अलग से एक सेशन करना पड़ेगा हमारे गिलगित से। मैंने इनफैक्ट किया है इस पे एक क्या कहते हैं, सॉरी, सेशन किया हुआ है। मेरे फेसबुक पे आपको मिलेगा वो, लेकिन महमूद अगर आप इस पे कराना चाहें तो आप इसमें करा हाँ, पे एक और Pfizer, it's planned, and we have two Erasmus graduates. One is in Germany, the other one is in the UK. She was also in Italy for some time, so we have planned a session with them. I'm still in negotiation. अगला जो हमारा सेशन आ रहा है, आई वांट टू अनाउंस इट हियर, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स और फिर स्वीडन के अंदर पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में है, तो तारिक हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट सेशन में फ्रॉम लुलिया इन स्वीडन। और ये मैं अभी से अनाउंस कर दूं, फिर उससे नेक्स्ट शायद हम इरेस्मस कर लें अगर हमारी नेगोशिएशन, लेकिन बट आई विल कीप पोस्टिंग इन द ग्रुप, सो keep looking and stay tuned to this chat group. So हम्म। that's it for today, I guess. हाँ, आई थिंक आई मीन इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली दे कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम, एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, स्पेशली विद पर्सनल स्टेटमेंट अगर आपने चेक कराना हो, या फिर कोई जनरल सवाल पूछना हो तो हाँ फायजा, वी वर टॉक अबाउट द सेम थिंग कि मोटिवेशन लेटर आप हमारे साथ शेयर करें। वी वुड अगर टाइम हमारे पास हुआ तो वी वुड लव टू add up to this, or whatever is missing in there, we can guide you through कि कैसे आपने पर्सनल स्टेटमेंट, मोटिवेशनल लेटर या फिर रेफरेंसेस लिखने हैं। क्योंकि हम दोनों अपने थर्ड ईयर में हैं एंड काफी मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना, बट वी विल स्टिल ट्राई टू मैनेज कि अगर हमसे हो सके तो हम प्रॉमिस नहीं करते हैं। तो आई गेस वाहिद विल राइट हिज ईमेल डाउन देयर, एंड वाहिद इफ यू आर ओके शैल आई ऐड यू टू द ग्रुप। हाँ बिल्कुल। अब मैं शायद इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर किसी का बीच में हम कर कर लेंगे, डेफिनेटली आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस देयर एज वेल। हाँ बिल्कुल, मुझे आप ऐड कर लें उसमें। How is life under scholarship? Life is beautiful, I would say.
क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होता है तो आप इतना ज्यादा ट्रेवल करते हैं। मैं पता नहीं पिछले 5 साल से स्कॉलरशिप्स पे ही पढ़ रहा हूँ, एंड आई बीन टू मोर देन 40-45 कंट्रीज। तो you cannot do it when you are especially working and studying here. It's almost impossible to do that. क्योंकि आपको पैसे कमाने होते हैं, फिर जो आपकी वेकेशंस होती हैं या तो आप घर जाते हैं या फिर वेकेशन आपको बहुत कम मिलता है। तो people often ask me कि how you're able to go to so many places and travel so much. So I guess it's all because of scholarship. And why can I add to this? नहीं, डेफिनेटली आई वुड एग्री कि स्कॉलरशिप ऑब्वियसली यहाँ पे आपको काफ़ी, स्पेशली पीएचडी में आई थिंक इट्स क्वाइट जनरस। उसके साथ आप ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं 20 घंटे का अक्सर जगहों में, इफ़ यू वांट। तो जो है ना, आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार अगर क्योंकि ये जो है आई थिंक एड्रेस करना चाहिए हमें, कि बहुत सारे लोगों पे जिम्मेदारियां होती हैं घर की, जो है ना वो घर को भी चलाएं और साथ पीएचडी भी करें। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इनफैक्ट बिल्कुल पॉसिबल है, हम सब यही कर रहे हैं। अगर आप लोगों पे ऐसी जिम्मेदारियां हैं तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपकी अच्छी जगह जो है ना एडमिशन हो जाए, डेफिनेटली गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रह के काम करके एट द एंड ऑफ द मंथ कोई लेट्स से 1 लाख 2 लाख रुपए भी बचा रहे हैं, तो यू कैन ईजिली डू दैट व्हेन यू आर ऑन योर स्कॉलरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे स्कॉलरशिप में होते हैं, अगर आप पर वीक 10 घंटे भी काम करें, 5 घंटे भी काम करें, और यूनिवर्सिटी के अंदर ही बड़े अच्छे काम होते हैं, रिसर्च पोजीशंस होते हैं, लाइब्रेरी में आप काम करते हैं वगैरह वगैरह, तो यू कैन सपोर्ट योर फैमिली बेटर थ्रू ए स्कॉलरशिप। और अपने पीएचडी प्रोग्राम में बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपको, तो इस बात को आप अपने लिए एक हर्डल ना समझें। तो आई थिंक आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड दैट। ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं तो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है वो काफी जनरस होता है। इतना होता है कि आप शायद उधर अगर जॉब करके आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो तो उसी स्कॉलरशिप के स्टाइपेंड में से भी आप वही काम कर सकते हैं। Pretty बिल्कुल। much. तो any other question if someone wants to come online? So, but I think because I have to go, I have to travel now. So I guess we have addressed as many questions as possible. Baki मेरे ख्याल से you can also type it in the chat group. So we would love to address it in the next session, not with Wahid, of course. Wahid is here for just today. अगर किसी ने कुछ पूछना है तो maybe this is the last 2-3 minutes. And a scholarship for IT student. ये बड़ा जो है ना जनरल सवाल है कि वही मेरे ख्याल में अगर आप ये रिकॉर्डिंग देखें उसमें आपको सारा एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, आपको उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आईटी स्टूडेंट के लिए आई डोंट नो ऑफ एनीथिंग, लेकिन एक स्कॉलरशिप है जो कि विमेन इन स्टेम के लिए है। वो विमेन इन स्टेम, वो स्कॉटिश गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में होता है। उसको आप अगर आप सर्च करें विमेन इन स्टेम स्कॉलरशिप फॉर स्कॉटलैंड, तो वो आपको उस पे जो है ना कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो सिर्फ जो लोग साइंस में हैं उनके लिए है, विमेन इन अच्छा, स्टेम। अजहर, I'll just add few more things. आईटी के जो स्कॉलरशिप्स है वो ज्यादातर आपको वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा मिलेगा, स्पेशली जर्मनी में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सबसे ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं, इवन स्विट्जरलैंड में। तो अगर आपको आईटी में स्कॉलरशिप चाहिए या आईटी में से आपका बैकग्राउंड है तो आप कोशिश करें कि इन कंट्रीज में देखें, क्योंकि इस पूरे सेशन में अभी हम करेंगे आगे 5-6 महीने तक जितने तक मैं कर सकता हूँ इस ग्रुप को लीड, फिर मैं ये किसी और को भी हैंड ओवर कर सकता हूँ इन बिटवीन, अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से हम आगे इस पे बात करेंगे और सेशंस में। नेक्स्ट जो सेशन है जिसमें तारिक आ रहे हैं, तो तारिक का बैकग्राउंड भी नेचुरल साइंसेस है, तो मेरे ख्याल से वो इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं। वुमेन इन स्टेम यूके स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ओके, दिस ये बाय, आप सब, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक। यूरोप का आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यूरोप में इस पे भी दोबारा सेशन करेंगे महमूद, आई एम श्योर। अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एडमिशन फ़ीस नहीं होती, सॉरी वो यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस नहीं होती ट्यूशन बेसिकली। फीस।
हाँ, ट्यूशन फी नहीं होती, तो सिर्फ उसमें जो है ना अपने 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 खर्चे निकालने हैं, बाकी यूनिवर्सिटी का आपको कुछ नहीं देना होता। और इनफैक्ट उनके स्कॉलरशिप भी होते हैं, तो वो एक अलग डिस्कशन है। हम सिर्फ यूके की बात कर रहे हैं आज। ठीक है वाहिद, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। वाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Faiza is asking another question. Is there any possibility that alumni can recommend applicants for scholarship program? नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे। इस तरह कुछ होता नहीं है मोस्टली। आपको जो है ना प्रॉपर जो उनका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही जाना होता है। एलुमनाई का कोई स्पेशली वो नहीं होता इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि अगर आप पहले से स्कॉलर किसी सुपरवाइजर को रीच आउट करें, अगर उनका जो काम है इफ इट्स इन लाइन विद योर वर्क एंड यू रीच आउट देम पर्सनली, तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। या आप अपने एप्लीकेशन में लिख सकते हो, जैसे मैंने हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें मैंने अली आसानी के साथ एक हम्म। ईमेल किया, तो मेरे ख्याल से आपसे ही मैंने ईमेल एड्रेस लिया था। तो इस तरह से फिर आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है कि किस सुपरवाइजर के साथ आप इन कांटेक्ट हैं। तो इस तरह से हो सकता है, मेरे ख्याल से अल्मोनाई का नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खलील अंदानी से भी यही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। हम्म। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई तो आई थिंक आई विल बी एडेड टू द ग्रुप, तो कोई सवाल हो तो वहाँ पे भी हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच टाइम निकालने का। और आई नो कि यू आर अ बिजी पर्सन, और आपने बगैर बिला झिझक आपने फौरन हाँ कह दिया मेरे थोड़े से रिक्वेस्ट पे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और वेलकम। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होती है कि जितना हम हो सके, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लोग रीच आउट करते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि हर किसी को वही बातें बार बार समझाऊं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पे हम चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, जहाँ पे हम एक दूसरे को जो सपोर्ट कर रहे हों, करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, ताकि हम एक दूसरे को जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको लेके आ सके पाकिस्तान से बाहर, या किसी भी स्कॉलरशिप में उनको गाइड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए भी एक एजाज़ की बात है, क्योंकि हमने जो चीज़ें सफ़र की है या जिस प्रोसेस से हम होके आए, हम कोशिश करते हैं कि हमारे से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो और बेहतर तरीके से और इजी तरीके से जो है आगे जाए। तो वाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। चलें यार, टेक केयर। बहुत शुक्रिया आप सबका। Have a good evening everyone. Thank you and Allah Hafiz.